Hello and assalamu alaikum guys. In this video we're going to be doing dynamics part 2. अभी तक हमने ये तीन सब टॉपिक्स कवर कर लिए हैं. इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस क्या क्या करती हैं, किन किन टाइप्स की फोर्सेस होती हैं, एंड लास्टली व्हाट आर कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस. इन दिस वीडियो यानी कि इन टुडेज वीडियो वी विल डू न्यूटन्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन. आप अपने दिमाग में ये बिठा लें कि ये जो सारे के सारे सब टॉपिक्स हैं, जो 6 सब टॉपिक्स हैं, दीज आर द बेसिस ऑफ डायनामिक्स. आगे हम इन्हीं को एक्सपैंड करके फर्दर सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे. तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, गो वॉच माय प्रीवियस वीडियो. अगर आपको पहले से पता है इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड व्हाट आर कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, लेट्स मूव ऑन टू द न्यूटन्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. लेट्स स्टार्ट. Newton's first law of motion. Newton's first law of motion is also known as the law of inertia. अब inertia क्या होता है? Inertia is the nature of an object to remain unchanged, more like being stubborn, यानी कि being dead. Definition पढ़ लेते हैं. An object at rest tends to stay at rest, and an object in uniform motion tends to stay in uniform motion unless or until an external force acts on the object. इस डेफिनेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. First would be an object at rest tends to stay at rest unless or until an external force acts on the object. Second statement हमारे पास होगी an object in uniform motion tends to stay in uniform motion unless or until an external force acts on the object. सबसे पहले हम ये वाली स्टेटमेंट नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं. इमेजिन करें आपके पास एक फोन पड़ा हुआ है और आपने उसको एक टेबल पे रख दिया है. Will it move unless or until you apply some force on it? It will not move, it will stay on the table. अगर आपने एक फोन टेबल पे रखा है, जब तक आप उसको फिजिकली उधर से हिलाओगे नहीं या कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करेगी, यानी कि लेट्स से एयर रेजिस्टेंस, तो तब तक वो मूव नहीं करेगा, राइट? एंड एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन टेंड्स टू स्टे इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस और अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट. दिस इज अ बिट ट्रिकी, ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा. ओके, एग्जांपल नंबर 1. इफ यू प्लेस अ बॉल on the ground, it will stay stationary unless or until you apply force on it. ठीक है ना? जब तक इस बॉल के ऊपर फोर्स किसी तरीके का नहीं लगेगा, this ball will stay in that stationary position. अब आप मुझे बताएं इस बॉल पे कौन कौन सा फोर्स पड़ सकता है. Let's assume आप इसको ठुड्डा मारते हो, that's a force. Let's assume हवा तेज चलने लग जाती है, that is still a force, right? तो जब तक आप उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं अप्लाई करोगे या जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं अप्लाई होएगा बाय द सराउंडिंग्स, तब तक ये बॉल इधर ही पड़ी रहेगी. लेकिन व्हाट हैपेंस व्हेन यू किक द बॉल? फॉर एग्जांपल, यू किक द बॉल मूव्स ड्यू टू द फोर्स ऑफ द किक, द बॉल स्टॉप्स आफ्टर अ व्हाइल. व्हाई? Didn't the first law of motion state that an object in motion tends to stay in motion? ये आप लोगों में से काफी लोगों के दिमाग में आया होगा. That didn't the first law of motion state that an object in motion tends to stay in motion? तो ये हमारी बॉल थोड़ी देर बाद रुक कैसे जाती है, राइट? अब आपने पढ़ा होगा इन माय प्रीवियस वीडियो कि देयर इज अ फोर्स कॉल्ड फ्रिक्शन. ठीक है, मैंने आपको कंडीशंस क्या बताई थी, राइट? मैंने आपको कंडीशंस ये बताई थी, an object in uniform motion tends to stay in motion unless or until an external force acts on the object. आपने शुरू में इस बॉल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया, दिस बॉल स्पीड्स अप, एक्सेलरेट्स, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इट स्लोज डाउन, राइट? लेकिन why is the ball slowing down? Because there is an external force and that external force is the friction. अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है, you must know what friction is. A force that opposes motion between two bodies in contact
ड्यू टू रफनेस ऑफ द सरफेस, ठीक है ना? दैट इज व्हाट फ्रिक्शन इज, एंड फ्रिक्शन is opposing the ball's motion, therefore it is causing there to be a resultant force in the opposite direction of the ball, ठीक है? अगर मैंने इस बॉल के ऊपर एक फॉरवर्ड फोर्स अप्लाई की है और ये बॉल इस फॉरवर्ड फोर्स को आगे लेके जा रही है, देयर इज आल्सो अ बैकवर्ड फोर्स जो इस बॉल को पीछे की तरफ फोर्स करेगी, ठीक है? एंड दैट इज फ्रिक्शन. अब हाइपोथेटिकली अगर हमारे पास एक सरफेस आती है जिसके ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं है, राइट? कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो बॉल को अगर हम किक करेंगे दैट बॉल विल इंफिनिटली मूव. आपको बात समझ आ रही है? ड्यू टू देयर बीइंग फ्रिक्शन ये बॉल स्टॉप हो जाती है. अगर हमारी अर्थ के अंदर कोई फ्रिक्शन ना होती, व्हाट वुड हैपन इज दैट अगर हम एक बॉल को किक करते, वो बॉल इंफिनिटली आगे जाती जाती, क्योंकि उसको रोकने के लिए कोई फोर्स है ही नहीं, राइट? तो या अब मैं आपको बताता हूं व्हाई इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया. फर्स्टली, इनर्शिया का हमने मतलब ये देखा था, इट इज द नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है? An object is at rest due to there being inertia, right? And an object tends to stay in uniform motion due to there being inertia, right? जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास एक सरफेस होती जिसके ऊपर कोई फ्रिक्शन ना होती या उस एनवायरनमेंट में कोई रेजिस्टिव फोर्स ना होता जो उस बॉल को रोकना चाहे, वो बॉल इंफिनिटली मूव करती जाती. So therefore, it proves that an object in uniform motion tends to stay in uniform motion unless or until an external force acts on the object. And an object at rest tends to stay at rest unless or until an external force acts on the object. ठीक है ना? Of course, that's very simple. अगर आपने बॉल रखी है इधर, ball will not move unless a force acts on the ball, right? Let's say एक earthquake आ जाता है, that can cause the ball to move. लेट्स से एक गाड़ी आके इस बॉल को हिट कर जाती है, दैट विल कॉज द बॉल टू मूव ड्यू टू द फोर्स, राइट? ओके, आगे हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं. अब हमारे पास ये एग्जांपल है, यू आर इन अ बस एंड द बस इज गोइंग एट अ कांस्टेंट स्पीड. द बस ड्राइवर सडनली अप्लाइज द ब्रेक्स. व्हाट विल हैपन? इमेजिन करो आप एक गाड़ी पे जा रहे हो विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर एन आवर. आप अपने आगे देखते हो, देयर इज अ स्टॉप साइन, क्योंकि वहां कंस्ट्रक्शन हो रही है. तो आप सडनली अपने ब्रेक के ऊपर पांव देते हो बिकॉज यू ओनली हैव अ कपल ऑफ सेकंड्स टू रिएक्ट. आपकी गाड़ी तो रुक जाती है, लेकिन व्हाट विल हैपन टू यू? आपका सर आगे जाके स्टीयरिंग व्हील पे लगेगा, क्योंकि आप इतनी तेजी से ब्रेक अप्लाई कर रहे हो. और हमने ये पढ़ा हुआ है दैट ड्यू टू इनर्शिया an object in uniform motion tends to stay in motion and an object in uniform motion wants to stay in motion. समझ आई? It wants to stay in motion. ठीक है? That is why जब गाड़ी रुक जाती है तब भी आप मूव करके आगे जाने की कोशिश करते हो, लेकिन ऑफ कोर्स आप जा नहीं सकते क्योंकि गाड़ी है, राइट? अब मैं आपको इसका एक ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव देता हूं. अगर आप अपने बिस्तर पे लेटते हो तो आपका दिल करता है आप आराम करते रहो, लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज करते हो जिस चीज में आपको मजा आता है तो आपका दिल करता है वो बार बार आप चीज करो, राइट? सो या, अब मैं आपको इसकी एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूं ऑफ इनर्शिया. एंड दिस एग्जांपल स्टेट्स दैट इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. इमेजिन करें हमारे पास है एक इन्फ्लेटेबल, जो बच्चों की बॉल होती हैं, बड़ी सी होती हैं, राइट? इन्फ्लेटेबल, उसके ना हवा डालते हैं, राइट? हमारे पास एक बॉल ये है और हमारे पास एक बॉल है, अ बॉलिंग बॉल, जो बहुत हैवी होती है, राइट? जो जिसके जिसके साथ आप बॉलिंग खेलते हैं, राइट? तो आपके पास एक ये बॉल है और आपके पास एक ये बॉल है, ठीक है? आप इस पे एक फोर्स अप्लाई करते हो. आप नोटिस करते हो दैट आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स या आफ्टर द बॉल ट्रैवलिंग अ फ्यू मीटर्स, दिस बॉल स्टॉप्स.
लेकिन अगर आप एक फोर्स अप्लाई करते हो ऑन अ bowling ball, it will keep on moving, right? And it will be very hard for the ball to stop. लेकिन ऑफ कोर्स आप इसके ऊपर एक हायर अमाउंट ऑफ फोर्स यूज करते हो, लेकिन इट विल कीप ऑन मूविंग अनलेस और अनटिल यू स्टॉप इट। ठीक है ना? आपने देखा होगा दैट इज व्हाई bowling balls, यू नो वो चलती रहती है। अगर आप लेट्स इमेजिन, आप इमेजिन करो प्लेइंग bowling ball with a playing bowling with a let's say an inflatable ball or a football, right? The football or the inflatable ball will slow down very dramatically. लेकिन एक bowling ball जो होती है, it doesn't slow down because it has inertia and it wants to keep moving, right? So yeah, that is it for Newton's first law. अब हम आ जाते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ पे। फोर्स acting on an object is equal to the mass multiplied by its acceleration. इस स्टेटमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस फॉर्मूला व्हिच इज फोर्स इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, और फॉर शॉर्ट F इज इक्वल्स टू ma। इससे हमें तीन चीजों की प्रोपोर्शनैलिटी पता चलती है: फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। सबसे पहले, व्हाट इज द प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन? द प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका ये मतलब है, अगर हमारा फोर्स इंक्रीज होगा, द एक्सेलरेशन वुड इंक्रीज बाय प्रॉक्सी। ठीक है ना? खुद ही आप इमेजिन करें, आपके पास एक ब्लॉक है ऑफ 100 किलोग्राम्स और आप उसके ऊपर लगा रहे हो एट वन सर्टेन इंस्टेंस अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन्स, एंड आफ्टर सम व्हाइल आप उसके ऊपर 300 न्यूटन्स का फोर्स लगाना शुरू हो जाते हो। 300 न्यूटन्स। Will the acceleration not increase? Of course it will, क्योंकि जितना ज्यादा आप फोर्स किसी चीज पे लगाओगे, उतनी ही ज्यादा वो चीज एक्सेलरेट होगी। What is the proportionality now between mass and acceleration? It is inversely proportional. इसका ये मतलब है, जितना हमारा मास इंक्रीज होगा, उतनी हमारी एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी। खुद ही इमेजिन करें, अगर हमारे पास है एक ब्लॉक विच इज 100 किलोग्राम्स और हमारे पास है एक ब्लॉक विच इज 10 kilograms. इन दोनों के ऊपर हम 100 न्यूटन्स ऑफ फोर्स लगा रहे हैं। 100 न्यूटन्स ऑफ फोर्स। कम वेट वाला, कम मास वाला जो ब्लॉक है, इट विल एक्सेलरेट मोर, लेकिन जो ज्यादा मास वाला ब्लॉक है, इट विल एक्सेलरेट लेस। देयरफॉर आप देख सकते हैं, जैसे जैसे मास इंक्रीज हो रहा है, द एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। What is the direct relationship between acceleration, या आप कह लो mass, and force? ये मैं आपको सिखाता हूं by practical examples. How much force would be required to accelerate 100 kilograms by 1 meter per second square? हम क्या करेंगे अब? हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। Force is equals to mass multiplied by acceleration. F is equals to ma। हमारे पास फोर्स निकालने वाला है, एक्सेलरेशन हमारे पास है 1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमने इस ब्लॉक को एक्सेलरेट करना है बाय 1 मीटर पर सेकंड। तो हमें कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा? इट वुड बी 100 न्यूटन्स। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे पास सेम ब्लॉक 10 kilograms का हो and we have to accelerate it by 1 meter per second square, what will the force required be? It will be 10 newtons rather than 100 newtons. Again, showing a relationship which is inversely proportional. आगे हमारे पास इसके लिए 4 एग्जांपल्स आ जाती हैं। ठीक है ना? 4 स्पेसिफिक सिनेरियोज हैं फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। Scenario number 1. A force is applied on a stationary object. It will start to move. अगर आपने एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया, ऑफ कोर्स इट विल स्टार्ट टू मूव। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये एप्लीकेबल है। अगर आपके पास एक रेसिंग कार है और उसके ऊपर आप हाथ से फोर्स लगाना शुरू करते हो, द रेसिंग कार विल बिगिन टू मूव एंड एक्सेलरेट। दैट इज सिनेरियो नंबर 1. Scenario number 2 is
फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑलरेडी मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? अगर एक ऑब्जेक्ट पहले से मूव हो रही है, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है विच इज ऑलरेडी मूविंग और उसके ऊपर आप एडिशनल नेट फोर्स अप्लाई करोगे, इट विल स्पीड अप, इट विल एक्सेलरेट। सिनेरियो नंबर 3, force is applied in the opposite direction of a moving object. हमारा जो डायरेक्शन है of the movement of the velocity, it is in this direction, लेकिन force इस डायरेक्शन में लग रही है। इमेजिन करें आप भाग रहे हैं in a specific direction और आपकी force लग रही है in the opposite direction. What will happen is that you will slow down. The object will slow down. Force पे चलते हैं। Calculate the resultant force of a accelerating object. हमने अभी तक सिर्फ एक्सेलरेशन निकाली थी। इन दिस सिनेरियो हम निकालेंगे रिजल्टेंट फोर्स। तो अब हम ये सारे के सारे एग्जांपल्स या सिनेरियोस कर लेते हैं, स्टार्टिंग विद सिनेरियो नंबर 1। A force is applied on a stationary object. It will start to move. Obviously, हमारे पास इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इट वाज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। A girl of mass 35 kilograms on a bicycle accelerates from rest and travels down a slope in a straight line. The girl does not use the pedals. तो हमारे पास एक लड़की है which has a mass of 35 kilograms on a bicycle, accelerates from rest मतलब stationary थी when she started and travels down a slope, एक slope से नीचे जा रही है और of course the acceleration is caused by the gravitational field strength. ठीक है? Figure 1.1 shows the gradient of the slope is constant. मतलब this is straight. ठीक है ना? A. Calculate the acceleration of the girl when she has a resultant force of 91 newtons. हमारे पास resultant force है और हमारे पास mass है. Simply we'll plug in the values in the formula. F is equals to ma, 91 is equals to mass, which is 35, into acceleration, which we have to find out. 91 divided by 35 meter per second square is the acceleration. खुद कर लेना इसकी calculation. 91 divided by 35, whatever it is, closer to I think 2.7 or whatever. अब हम आ जाते हैं सिनेरियो नंबर 2। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस वीडियो को ज्यादा लेंथी ना करूं ताकि it's easier for you to watch. Force is applied on an already moving object. It will speed up. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है which is already moving और हम additional net force apply कर रहे हैं. While we're on it, let me explain it to you what net force is. Hopefully आपने मेरी resultant vector वाली वीडियो देखी हुई है, because that is why मैंने ये ज्यादा explain नहीं किया। लेकिन अगर आपने नहीं देखी हुई, go watch my resultant vector video. उसमें आपको काफी ज्यादा चीजें पता चलेंगी about force, net force and resultant vectors. How force acts. ठीक है? अगर हमारे पास एक ब्लॉक है और उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, one from this direction which is 30 newtons and one from this direction which is 45 newtons, where do you think the block will move? The block will of course move in this direction. What magnitude of force will the block receive? It will be 45 minus 30. Why is that? Imagine करो आपके ऊपर दो बंदे फोर्स लगा रहे हैं from the opposite direction. आप ये खड़े हो और आपके ऊपर एक तगड़ा बंदा फोर्स लगा रहे हैं in this direction of 50 newtons और एक relatively पतला बंदा लगा रहा है फोर्स of 20 newtons. Of course आप इस डायरेक्शन में जाओगे, लेकिन जो पतला बंदा है वो भी तो फोर्स लगा रहा है in the opposite direction. That also matters. तो जो force है, the magnitude of the force of the net force actually will be calculated by using the magnitude of the tagda banda subtracted by the patla banda. ठीक है? And that will be 30 newtons of force
in the direction of the तगड़ा बंदा. ठीक है, अब हम कर लेते हैं the question related to this. This is question number 1 from my past papers. Figure 1.1 shows a water skier pulled horizontally across the water surface. The mass of the water skier is 60 kilograms. The gravitational field strength is of course 10 newtons per kilogram. It will stay that way. While, you know, update हो गया आपके syllabus, it is now 9.8. लेकिन yeah, generally अगर आप round off करो, it is 10. A boat pulls the water skier to the right with a horizontal force of 50 newtons. The water skier travels at a constant speed. The horizontal force acting on the right increases from 50 to 70 newtons. The sizes of any other forces are unchanged. Calculate the acceleration of the water skier. सबसे पहले हमारे पास ये information है that the mass is 60 kilograms. अब हमें ये निकालना है what is the net force. सबसे पहले हमें ये पता है, imagine this is the water skier and before we increase the force increase करने से पहले हमारे पास जो forward force था it was 50 newtons and they have told us that the water skier was moving at a constant speed. Therefore हम safely ये भी बोल सकते हैं that अगर water skier move करा at a constant speed, there is no resultant force, there is no net force. Therefore the forward force is equal to the backward force. ठीक है, लेकिन अब हमने क्या किया, अब हमने forward force को increase कर दिया from 50 to 70, लेकिन जो हमारा backward force था it was still 50 because उन्होंने हमें ये बोला है the sizes of any other forces are unchanged. ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम निकाल लेते हैं net force forward subtracted by backwards. ठीक है, that would be 70 subtracted by 50 and that is 20 newtons, which is the net force. Same formula, F is equals to ma, net force is equals to mass, which is 60 into acceleration. 20 divided by 60 will be the acceleration. So yeah, as simple as that. Quickly on to the next one. Part 3, force is applied in the opposite direction of a moving object. अगर हमारी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, the object will slow down. ठीक है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पे चलते हैं. At town B, the car makes an emergency stop. The mass of the car and driver is 1200 kilograms. Just before the brakes are applied, the speed of the car is 30 meters per second. The braking force that stops the car is 1800 newtons. Calculate the deceleration of the car. अब हमने निकालनी है deceleration because the car is now slowing down क्योंकि हमारा जो force है it is in the opposite direction of the velocity या कह लो speed. Same formula, same process. F is equals to ma, plug in the values. 1800 is the net force which is in the opposite direction of the motion. 1800 is equals to mass which is 1200 into acceleration that we have to find out. ये कर लेते हैं 18 divided by 12, I believe that 9 by 6 or 3 by 2 meter per second square is the deceleration. अगर उन्होंने acceleration पूछी होती आप कहते थे -3/2 meter per second square. आ जाते हैं to the process of calculating the resultant force of a accelerating object. अगर एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रही है और हमें उसका मास और फोर्स पता है, I mean acceleration पता है, we can easily calculate the resultant force on the object. A car of mass 800 kilograms is traveling at a speed of 25 meters per second along a straight horizontal road. B. The car presses the accelerator and speed of the car starts to increase from 25 meters per second. The car accelerates
at 1.5 meters per second square. Or calculate the resultant force acting on the car as it accelerates. अब हमारे पास है acceleration और mass. हमारे पास mass है, a car of mass 800 kilograms is traveling at a constant speed of 25 meters per second at a straight road. The driver presses the accelerator, the speed of the car starts to increase from 25 meters per second. मतलब 25 meters per second उसकी constant speed थी before the car accelerates. After the car accelerates, it accelerates at a rate of actually 1.5 meters per second square. We have to calculate the resultant force using these two, values. Again, same formula, F is equals to ma. F निकालना है, हमारे पास mass है और acceleration है. Mass into acceleration, which is 1.5, and the force will be 1200 newtons. ठीक है ना? अब हम आ जाते हैं onto the third law of motion that states that every action has an equal and opposite reaction. ये law हमें ये बताता है कि a force cannot exist singularly. For every action, there must be an equal and opposite reaction. The reaction must be equal in magnitude and opposite in direction. Let's say मेरे पास एक action है which is in the right direction and it is 50 newtons. The reaction must be 50 newtons as well and it must be opposite in the direction, यानी कि अगर ये right पे है, this must be on the left. ठीक है? हमारे पास इसकी एक second definition भी है, which is when object A applies force on object B will apply the same magnitude of force but in the opposite direction on object A. ठीक है? हमारे पास यही चार rules है that we have to follow in order to obey the third law of Newton. ठीक है? अब हम आ जाते हैं onto the examples. Example number 1, a ball bouncing. Imagine आपने एक बॉल पकड़ी और आपने उस बॉल को फेंका from a certain distance. आपने उस बॉल को फेंका from here. ठीक है? वो बॉल गई है, it accelerates and it touches the ground. After it touches the ground, it makes impact. ये वापस बॉल bounce back करती है. Why? Because the ground is applying an equal and opposite force on the ball. Ball applies force on the ground reacts with applying an equal and opposite force on the ball and that is why the ball is bouncing back. अब मैं इसको एक और दफा रिपीट कर देता हूं. बॉल ने जो ग्राउंड है उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया है. Why is the ball applying a force on the ground? Because जो बॉल है it accelerates. आपने अगर उसको एक certain height से फेंका है, it will accelerate and hit the ground. When it hits the ground, the ball accelerates upwards. Why? Because the ground provides the ball with a force which is equal in magnitude to the force that the ball exerted on the ground and opposite in direction. पहले हम डाउनवर्ड्स आ रहे थे, उसके बाद जब कांटेक्ट मेक किया, अब हम जा रहे हैं अपवर्ड्स. दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड दे आर सेम इन नेचर and must be on two objects. The two objects are object A is the ball, object B is the ground. अब हम क्या करते हैं, हम एक दफा इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को इस डेफिनेशन में पुट इन कर देते हैं. When object A, when ball applies force on ground will apply the same magnitude of force but in opposite direction on object A which is the ball. ठीक है? ये भी पढ़ लेते हैं. Ball applies a downward force on the ground due to its weight and impact. The ground applies an equal and opposite force on the ball, hence why the ball bounces back. अगर सिर्फ ball force apply कर रही होती on the ground, the ball wouldn't have, bounced back. लेकिन since the ground is also exerting an equal and opposite force on the ball bounces back. समझ आई? Let's move on to the next example. अब हमारे पास है example number 2, a gun shot. ठीक है? Imagine आपके पास एक गन है और आपने उस गन को फायर किया.
a bullet comes out and the motion of the bullet is in this direction, and of course जो force है it is also in this direction. आपने देखा होगा whenever you play a video game involving guns, जब भी आप फायर करते हो गन को, the gun recoils, you are pushed back, या आपका जो एम है वो ऊपर हो जाता है. That is the reaction. The action is the bullet coming out. ठीक है ना? The bullet is the action. The reaction is the recoil, which is in the opposite direction, and that is why आपका जो स्कोप है वो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है. ठीक है ना? अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, अगर हमारा जो बुलेट है it is accelerating by let's say 300 meters per second square, why is the gun not accelerating by 300 meters per second square as well? Why is the gun accelerating much less? Why is it that the gun accelerates much less? That is because of the second law of Newton, जिसमें मैंने आपको बताया था that mass is inversely proportional to acceleration. ये तो आपको पता ही होगा that the mass of a bullet is much less than the mass of the gun. The gun is very heavy and a bullet is relatively light. Therefore, the bullet it can accelerate much more and the gun will not accelerate as much because mass is inversely proportional to acceleration. Gun applies force on the bullet and propels forwards. The bullet likewise applies force on the gun as recoil. ठीक है, अब आप कोशिश करें. Let's say हमारे पास जो ऑब्जेक्ट A है that is bullet and ऑब्जेक्ट B है हमारे पास गन है. ठीक है, अब आप इस डेफिनेशन के लिए पॉज एंड इस डेफिनेशन के अंदर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट करने की कोशिश करें. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल. अब हमारे पास ये एग्जांपल आ गई है, रिलीजिंग अ बलून. व्हेन यू फिल अ बलून विद एयर, द एयर इनसाइड द बलून एग्जिट्स रैपिडली थ्रू द ओपनिंग. आपने खुद भी किया होगा, अगर आपके पास एक बलून है और उसमें आपने हवा भरी है एंड यू लेट गो, या कोई भी उसके अंदर सुराख होता है एंड यू लेट गो, हवा एक डायरेक्शन में जाएगी एंड द बलून विल गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है ना? द बलून विल गो इन वन डायरेक्शन एंड द एयर विल गो इन द अदर डायरेक्शन. These are equal in magnitude but opposite in direction. The air exerts a backward force on the balloon, which propels the balloon in the opposite direction of the air. ठीक है? And the last example being a bird flapping its wings. ठीक है? A bird will push the air downwards and the air will push the bird upwards. ठीक है, अब आप कोशिश ये करिएगा कि ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ठीक है, इनको आपने इंसर्ट करना है इनटू दिस डेफिनेशन. और मैं आपको एक और चीज बता दूं दैट आपको लग रहा होगा कि इन दिस सिनेरियो हमारे पास सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है. नो, वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स. एयर इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट. अगर मैं कह दूं आपके पास एक स्विमिंग पूल है and this is water and this is you trying to push yourself forward. Do you count the water as an object? In this case, yes, you would count the water as an object and likewise आपने हवा को भी एक ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करना है. ठीक है, likewise here as well, bird flapping its wings, air is one object and the bird is the other object. और आपने ये हमेशा देखना है कि are these four requirements being fulfilled? Equal in magnitude of the force, opposite in direction, same nature of force, must be on two objects. अब मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल देता हूं. Hopefully you get it by now. ये एक दीवार है and I punch this wall. ठीक है ना? The action is me punching the wall. What is the reaction? The reaction is the wall exerting the same amount of force on my fist and my fist breaking. अगर मैं एक दीवार के ऊपर मुक्का मारता हूं, the wall will be damaged. It might be damaged a little bit. शायद थोड़ा सा पेंट ऊपर से उतर जाए, लेकिन the wall will be applying the same amount of force
on my fist as well, and it might even break my fist, right? So, yeah, that's the last law of Newton, and that is it for the video. अगर आपने जानना है what is the most important law और जो आपका सबसे ज्यादा आ सकता है in O levels, that is the second law of motion due to there being a formula. ये formula जो है it is one of the most used formulas. तो आपको इसकी एप्लीकेशन सही तरीके से आनी चाहिए. I would say this is the most important law in O level physics. So yeah, that is it. Thank you for watching. अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी, go pray and have a nice day. Allah Hafiz.